हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज हमें पढ़ना है एल नीनो, लैनिना और साउदर्न ऑसिलेशंस। ठीक है, बिल्कुल आसान से शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसमें आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। देख लीजिए, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, यहाँ पे एल नीनो जो होता है ना, एल नीनो, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओशन जो होते हैं ना, ओशंस में कंटिन्यूअसली वाटर के करंट चलते रहते हैं, यानी कि वाटर मूवमेंट होती रहती है ना। साल भर क्या होता है, ओशंस जो होते हैं ना, ओशंस में वाटर का मूवमेंट चलता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो वाटर है ये यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये वाटर यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ भी पहुँच रहा है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी कि कंटिन्यूअसली आप देखोगे ओशंस में जो है ना, ओशंस में वाटर के करंट चलते रहते हैं, यानी कि ओशंस में वाटर की मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब आप बताओगे सर एल नीनो क्या होता है? आपको पहले याद रखना है, सिंपली आप फिलहाल याद रख लीजिए, एल नीनो जो है ये एक वार्म वाटर करंट्स होते हैं। ठीक है, वार्म वाटर करंट्स, यानी कि वार्म वाटर का मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलेंगे एल नीनो। ठीक है, सिंपल शब्दों में आप याद रख लीजिए, एल नीनो क्या होता है? जब वार्म वाटर के करंट्स उठेंगे, जब वार्म वाटर का मूवमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल नीनो। ठीक है, एल नीनो याद रखा ना। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, जो रेड वाली लाइन्स आप देख रहे हो ना, ये है हॉट वाटर। ठीक है, ये है वार्म वाटर। ठीक है, वार्म वाटर के करंट, यानी कि ये वार्म वाटर का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ना ब्लू वाली लाइन्स, ये ब्लू वाली लाइन्स जो आप देख रहे हो पोलर रीजन्स पे, ये है कोल्ड वाटर के करंट्स, कोल्ड वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? एल नीनो क्या होता है? एल नीनो ये वार्म वाटर करंट्स होते हैं। अब है दूसरा ला नीना। ठीक है, ला नीना क्या होता है? या लेन इना भी इसको पढ़ते हैं कुछ। ठीक है, ला नीना क्या होता है? ये कोल्ड वाटर करंट होता है, यानी कि कोल्ड वाटर का कोल्ड वाटर का जो क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? लैनिना। फिलहाल आपने इतना याद रखा। ठीक है, अब देख लीजिए, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं पहले आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा, उसके बाद जो इसके कुछ फैक्ट्स बचे हैं ना, थोड़े थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एसएसबी में पूछे जाएंगे। इसमें से भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और जो कुछ फैक्ट वाइज है ना, जो आपने बाकी बुक्स में पढ़े होंगे लेकिन अभी मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको एक ही लेक्चर में फैक्ट वाइज बता दूंगा। ठीक है, उनको आप अच्छी तरीके से याद करोगे, वही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके पास ग्लोब घर में होगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर भी आप YouTube पे चेक करना है ग्लोब। ठीक है, YouTube पे आप ग्लोब का एक वीडियो प्ले करना। ठीक है, उसमें आप देखना कि पैसिफिक ओशन कैसे है और ये जो अर्थ की शेप है ये कैसी है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप देखना यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ पे जो आप ये पैसिफिक ओशन देख रहे हो ना, ये वाला रीजन, ये पैसिफिक ओशन जो आप देख रहे हो, क्या ये पैसिफिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जो पैसिफिक ओशन है ना, जैसे कि आपको पता है अर्थ जो है ये क्या है? ये राउंडेड है ना, ये गोल है ना, ये राउंडेड है। तो इसका मतलब ये जो पैसिफिक ओशन है ये पीछे से ऐसे आ रहा है। ठीक है, पीछे से आप देखोगे ऐसे आ रहा है, फिर ये यहां भी है। ठीक है, समझ गए ना आप? अगर मैं आपको अब ये मतलब वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगा, ठीक है, ये ग्लोब है, ठीक है, लेकिन इसका बैक साइड आपको इसका जो बैक साइड है वो आपको मत दिखेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसिफिक ओशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे एंड नहीं होता है, वो ऐसे पीछे भी है और यहाँ से फिर यहाँ तक है। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, देखिए इसमें अच्छी तरीके से है, ये थोड़ा जो है ना, ये कर्वड सरफेस दिखा है इस डायग्राम में मैंने, अर्थ का कर्वड सरफेस। ठीक है, ये जो है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, क्या है? ये पैसिफिक ओशन है। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हो, देखिए ये जो है ना, ये एक्यूरेट डायग्राम है जो मुझे आपको आज समझानी है, जिसपे मैं आज आपको एल नीनो और लीनिना आपको मैं आज समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देख लीजिए ये पूरा है पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब एल नीनो और लीनिना समझने से पहले आप दो चीजें जो हैं वो आप याद रखोगे। ये जो एल नीना और ली नीना जो है, ठीक है, एक है एल नीनो और दूसरा है लेन नीना। ठीक है, एल नीनो और लेनिना जो है, ये जो पूरा साइकिल होता है ना, इसको हम इनसो भी बोलते हैं। ठीक है, इनसो। अब आप बताओ कि सर ये इनसो क्या होता है? इनसो का मतलब है ई एन स्टैंड्स फॉर एल नीनो, और एस ओ जो है ना, एस ओ का मतलब है साउदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, ई एन स्टैंड्स फॉर एल नीनो एंड एस ओ स्टैंड्स फॉर साउदर्न ऑसिलेशन। यानी कि मैंने आपको बोला एल नीनो और लेनिना का जो पूरा साइकिल है ना, इसको हम इनसो साइकिल भी बोलते हैं, यानी कि एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन। और एक चीज आप यहां पे याद रखोगे,
साउदर्न अमेरिका में, ठीक है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, मैं ऐसे कहूंगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न अमेरिका जो एक अलग सेपरेट कंटिनेंट है, तो साउथ अमेरिका में एक यहां पे एक कंट्री आपको दिखेगी यहां पे, ठीक है, उस कंट्री का नाम है पेरू। याद रखना, क्या उसका नाम है? पेरू उस कंट्री का नाम है, ठीक है ना। पेरू आपने याद रखा, पेरू एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका में है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, ठीक है। पेरू के आगे फिर यहीं पे वो जो है ना चिली पड़ी है, वो यहां पे है, ठीक है, CHILE, चिली जो कंट्री है, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका में यहां पे आपने याद रखा पेरू, बस पेरू पे आपको फोकस करना है। मैंने आपको अभी क्या बोला? अभी मैंने आपको बोला कि ओशन करंट्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, यानी कि वाटर मूवमेंट्स कंटिन्यूअसली ओशंस में होती रहती है। ये कौन सा ओशन है? यहां पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है, यहां पे पैसिफिक ओशन है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और यहां पे हमारी पेरू कंट्री है, ठीक है। और पेरू कंट्री में कौन से ओशन करंट चल रहे हैं? ये ब्लू वाली लाइन है। ब्लू वाली लाइन का मैंने आपको क्या बोला था? ये क्या होता है? ये कोल्ड वाटर करंट्स होते हैं। यानी कि नॉर्मली हम कहेंगे पेरू जो है ना, पेरू के कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है, यानी कि पेरू, सिंपली हम कहेंगे पेरू का जो कंट्री है, पेरू कंट्री में कौन से ओशन करंट्स हमें देखने को मिलते हैं? कोल्ड वाटर करंट्स। याद रखना, नॉर्मली क्या होता है, पेरू में कौन से वाटर करंट्स उठते हैं? शाबाश, पेरू में कोल्ड वाटर करंट्स उठते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर का मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये यहां से ये जो यहां से पोलर रीजन से जो वाटर आता है ना, वो कोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन में बहुत कम टेम्परेचर होता है ना, इसीलिए ये यहां पे कोल्ड वाटर के करंट्स कंटिन्यूअसली उठते हैं। कहां पे? पेरू में। अब क्या होता है, जब एल नीनो आता है ना, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कोल्ड करंट्स वगैरह, ये पूरा जो प्रोसेस, ये जो पूरा साइकिल, ये डिसरप्ट होता है, ठीक है, ये डिसरप्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा क्या आ रहा है? इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमें फिर देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अब कैसे होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। आप डायग्राम पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ना आपको, आप पहले ग्लोब का एक वीडियो आप जरूर यूट्यूब पे प्ले करना, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि साउथ अमेरिका किस साइड में है और ये पैसिफिक ओशन किस साइड में है, फिर ऑस्ट्रेलिया किस साइड में है, ठीक है। अच्छी तरीके से वहां पे देखना, और फिर इस तरीके से एक वर्ल्ड मैप भी देखना, ठीक है। तो चलिए मैं अपना मेरा लेक्चर अब स्टार्ट होता है। देखिए क्या होता है, यहां से जो कोल्ड वाटर करंट्स आते हैं, जो पेरू से है ना, जो पेरुवियन, जिसको हम पेरुवियन भी बोलते हैं, ठीक है, पेरुवियन इसको हम बोलते हैं, ठीक है, पेरुवियन, यानी कि पेरू से जो कोल्ड वाटर करंट्स आते हैं, जब वो कहां पे पहुंचते हैं? इक्वेटर के नजदीक पहुंचते हैं, ठीक है, जब वो यहां इक्वेटर के नजदीक पहुंचते हैं, यानी कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन में पड़ते हैं, ठीक है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जब वो पहुंचते हैं, तो ये कोल्ड वाटर करंट्स थे, इसका क्या हो जाएगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? ये वार्म, है ना, ये वार्म वाटर करंट्स में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या रहता है? क्लाइमेट वार्म रहता है ना, यहां का टेम्परेचर क्या रहता है? वार्म रहता है। तो इसका मतलब यह है, यहां से जो कोल्ड वाटर करंट्स आए, जब ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में पहुंचेगा, ठीक है, जब ये इक्वेटर के नजदीक पहुंचेगा, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ये वार्म बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? वार्म बन जाएगा। याद रखा ना। अब इसके बाद आपको ये चीज भी पता है, ठीक है, इसके बाद आपको ये चीज भी पता है कि ट्रेड विंडर्स जो हैं, जिसको हम ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, ट्रेड विंडर्स किस डायरेक्शन में चलती हैं? हाँ जी, ट्रेड विंडर्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, ऐसे, है ना, वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती है। याद रखा ना। तो यहां पे क्या है? यहां पे इस वक्त वार्म एयर करंट्स चल रहे हैं, है ना, यहां पे इस वक्त वार्म एयर करंट्स अब मौजूद हैं। अब क्या होगा? ये जो ईस्टर्लीज आएंगे, यानी कि जिनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ये जो ट्रेड विंड्स आएंगे, ये इस वार्म वाटर को कहां धकेल देंगे? ये इस वार्म वाटर को एशियन कंट्रीज की ओर धकेल देंगे, ठीक है, ये इस वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेल देंगे, ठीक है, एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया की ओर ये धकेल देंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये यहां पे एशियन कंट्रीज है, जिसमें हमारा ये इंडिया भी आता है, ठीक है, और यहां से ऑस्ट्रेलिया आता है। मैंने आपको बोला, जब यहां से कोल्ड वाटर करंट्स आते हैं, वो इक्वेटर के नजदीक पहुंचते हैं, यानी कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जब वो पहुंचते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये हीट अप हो जाता है, ये वार्म वाटर बन जाता है, ठीक है। क्या बनेगा? अब वार्म वाटर। तो वार्म वाटर जो है, यहां से आपको पता ये भी है कि ट्रेड विंड जो होती हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो इसका मतलब है, ये जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेड विंड चलती हैं, ये इस वाटर को यहां से लेकर
ठीक है, यहां से लेकर यहां धकेल देंगे, कहां की ओर धकेल देंगे, एशियन कंटिनेंट और ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट की ओर। अब ये जो विंड्स हैं, जब ये यहां एशियन कंटिनेंट की ओर आया, जब ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट की ओर आया, तो इसका मतलब क्या है, जब ये वार्म करंट्स यहां आए, इसका मतलब है जो ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का साइड है ना, ये वेस्टर्न है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेस्टर्न वाला है, ठीक है, ये जो वेस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन का, जो आप ये रेड कलर देख रहे हैं, इसका मतलब है वार्म, ठीक है, वार्म करंट्स, ठीक है, वार्म वाटर के करंट्स यहां पहुंचे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन का, वो क्या हो जाएगा, वो हीट अप हो जाएगा, वो वार्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हुआ है कि यहां से जो वार्म करंट्स, ठीक है, यहां से जो वार्म करंट्स निकले वो शिफ्ट किए हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स ने उनको शिफ्ट किया है वेस्टर्न की ओर। अब आप बताओगे सर यहां से जो वार्म वाटर निकला, ठीक है, यहां से जो वार्म वाटर निकला उसकी जगह कौन लेगा? अब उसकी जगह आप फिर से कोल्ड जो है ना, कोल्ड करंट्स लेंगे, ठीक है, याद रखा ना, ठीक है। यहां से वार्म वाटर निकला, ठीक है, तो ये जगह खाली मत रहेगी, तो यहां से कोल्ड करंट जो है ना वो फिर से आ जाएंगे, यहां पे पूछेंगे, ठीक है, याद रखा। तो इसका मतलब है, गर्ज अब समझाने का ये है कि ये जो है ना, ये वाला सेक्शन जो है अब हीट अप हो गया, ये अब वार्म बन गया, ठीक है। यानी कि अब जो वार्म वाटर के करंट्स हैं वो अब न्यूजीलैंड पहुंचे, ठीक है, वो अब न्यूजीलैंड पहुंचे हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के साइड में पहुंचे हैं, वो अब इंडोनेशिया के साइड में पहुंचे हैं, ठीक है, वो अब ऑस्ट्रेलिया के साइड में पहुंचे, वो अब एशियन कंट्रीज के साइड में पहुंचा है, ठीक है। कौन? वार्म वाटर के करंट। जैसे कि आप देख भी सकते हो, ये जो है ना, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे भी न्यूजीलैंड भी है, यहां पे इंडोनेशिया भी है, यहां पे थाईलैंड भी है, यहां पे ये सारी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज भी है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे चाइना भी है, ठीक, समझ में आया यहां तक? अब क्या होगा, जब ये वार्म करंट्स यहां पे पहुंचेंगे, जब ये वार्म करंट्स यहां पे पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट के नजदीक, एशिया के कंटिनेंट के नजदीक, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही करंट्स यहां पूछते हैं तो यहां का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है ना, ये इसके सराउंडिंग, सिंपली याद रखना, इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, इसका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है इन कंटिनेंट्स का, ठीक है, इन कंटिनेंट्स के एटमॉस्फेयर पे ये इफेक्ट करेगा। अब सर क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है, कैसा इफेक्ट दिखाएगा? जब ये वार्म करंट्स यहां पे पूछेंगे, यहां का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और साथ साथ में यहां पे एयर का जो मॉइस्चर है ना, एयर का मॉइस्चर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है, एयर का मॉइस्चर इंक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यहां पे अब क्या होगा, वाटर जो है ना, वाटर की इवापोरेशन होगी, ठीक है, वाटर की इवापोरेशन होगी, तो ये अब हवाएं कहां चलेंगी, विंड्स कहां चलेंगी, विंड्स ऊपर उठेंगे, है ना, विंड जो है वो एसेंड हो जाएंगे, है ना, विंड्स क्या हो जाएंगे? एसेंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें मॉइस्चर है, ये हीटेड अप है, तो ये अब ऊपर जाएंगे। ऊपर कहां जाएंगे? आसमान में, ट्रोपोस्फियर लेयर में, है ना, एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फियर लेयर में पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, ट्रोपोस्फियर जो होता है, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब यह है, यहां से जो हीटेड अप एयर ऊपर गया विद मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, विद ह्यूमिडिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम है, तो इसके यहां पे क्लाउड्स बन जाएंगे। कहां पे? ट्रोपोस्फियर में। अब जब क्लाउड्स बन जाएंगे तो जाहिर सी बात, यहां पे प्रेसिपिटेशन होगी, यहां पे क्या होगी? रेनफॉल होगी, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। कहां पे होगी? ये ऑस्ट्रेलिया में होगी, ये न्यूजीलैंड में रेनफॉल होगी, ये एशियन के कुछ कंट्रीज में भी ये रेनफॉल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंडेंसन, क्योंकि यहां पे इसका जो ये जो वाटर का इवापोरेशन हुआ था, उसका कंडेंसेशन हुआ कहां पे? ट्रोपोस्फियर में। अब जो बाकी यहां पे, ठीक है, मान लीजिए यहां पे प्रेसिपिटेशन होगी, रेनफॉल हो गई, ठीक है, जो बाकी इसमें बचता है, ठीक है, जो वार्म करंट से जो बुहापा उठा था, वार्म करंट से जो इवापोरेशन हुई थी, जो विंड्स एसेंड हुए थे, जो विंड्स ऊपर गए थे, इसमें से कुछ बरस जाता है, ठीक है, कुछ बरस जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, कुछ नीचे फिर से प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन कुछ इसमें जो वार्म करंट्स है ना, वो कहां जाते हैं? वो ईस्टर्न पैसिफिक ओर की, ठीक है, वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। कुछ जो इसमें एयर होता है वो कंडेंस होके बरस जाता है, ठीक है, ठीक है, बादल बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। लेकिन इसमें से जो कुछ मतलब एयर होता है ना, वो मूव करता है। कहां मूव करता है? तो ईस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है, तो द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब आपको ये चीज भी पता है, ये ट्रोपोस्फियर है ना, ये ट्रोपोस्फियर लेयर है। पूरे ट्रोपोस्फियर, ये जो पूरा ट्रोपोस्फियर का लेयर है ना, यहां पे टेम्परेचर क्या होता है? बिल्कुल डाउन होता है, बहुत सर्दी होती है। जब ये वाला, ये जो गर्म एयर है, जब ये हॉट एयर किसके साथ, ये वार्म एयर जब किसके साथ मिक्स होगा? कोल्ड एयर के साथ, यहां पे ट्रोपोस्फियर में, तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी जो ह्यूमिडिटी है,
इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल है लॉजिक, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है जियोग्राफी में। आप जो आई होप कि आपने एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी 11 पार्ट फर्स्ट जो है उसमें ये चीज़ जो है ना, ये प्रोसेस जो है ये लिखी गई है। ठीक है, मतलब ये रूल्स लिखे गए, ये नेचर के कुछ रूल्स हैं। जब क्या होता है, जब वार्म एयर किसके साथ यहाँ पे मिलेगा, जब वार्म एयर यहाँ पे किसके साथ मिलेगा, कोल्ड एयर के साथ मिलता है, तो इसका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म होता है, वो ह्यूमिडिटी जो है ना वो उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब ह्यूमिडिटी जब खत्म होगी तो ये ड्राई एयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ड्राई एयर बन जाएगा। ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर आप कौन सा एयर है, ड्राई एयर है। तो ये चीज भी आपको पता होगी, ड्राई एयर जो होती है, कोल्ड एयर जो होती है, वो क्या हो जाती है, वो सिंक हो जाती है। ठीक है, जब ये सिंक हो जाएगी, कहां सिंक हो जाएगी, ये यहां, ये जो मैंने आपको बोला था ना पेरू वाली जो कंट्री है, ठीक है, ये यानी कि साउथ, ये जो साउथ अमेरिका का जो कंटिनेंट है, तो यहां पे ये क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। आपने समझा ना, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। यहां से करंट्स उठे थे, वो इक्वेटोरियल जोन में पहुंचा, यहां पे इक्वेटोरियल जोन में वो क्या हो गए, वार्म हो गए। तो ट्रेड विंड्स की वजह से ये जो वार्म करंट्स है वो कहां पहुंचे, वो यहां जो एशियन कंटिनेंट है उसकी ओर गया। ठीक है, यहां हम कहेंगे ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के नजदीक ट्रेड विंड्स उसको ले गए। ट्रेड विंड्स, ये जो करंट जब यहां पहुंचे तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, इवापोरेशन तेज हो गई, इवापोरेशन तेज होने की वजह से विंड्स ऊपर गए, एसेंड हो गया। ठीक है, तो इसके यहां पे ऊपर ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड्स बन गए। कुछ जो एयर यहां पे बचा वो कहां गया, वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की ओर गया। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में उसका क्या हो गया, शाबाश, वो कोल्ड एयर के साथ मिला, तो वो क्या बन गया, वो यहां पे ड्राई एयर में कन्वर्ट हो गया, उसकी मॉइस्चर, उसका ह्यूमिडिटी खत्म हो गया। ठीक है, अब जो ड्राई एयर है इसका क्या हो जाएगा, ड्राई एयर सिंक हो जाएगा। सिंक कहां पे हो जाएगा, साउथ अमेरिका के कंटिनेंट में। स्पेशली आपको याद रखना है इक्वेडर यहां पे। ठीक है, इक्वेडर एक यहां पे क्या है, कंट्री है। ठीक है, इक्वेडर यहां पे एक कंट्री है, और पेरू भी आप याद रखना। ठीक है, पेरू और इक्वेडर जो है ना, ये दो स्पेशली वो कंट्रीज हैं जहां पे ये कोल्ड एयर, यहाँ जहां पे ये ड्राई एयर क्या होती हैं, सिंक हो जाती हैं। जब यहाँ पे ये ड्राई एयर सिंक हो जाएगी, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाबाश, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब ये प्रोसेस चलती है ना, जब ये प्रोसेस चलती है, तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल बनता है ना, इसको हम बोलते हैं वाकर साइकिल। क्या इसको हम बोलते हैं, वाकर सर्कुलेशन भी इसको बोलते हैं, वाकर साइकिल भी इसको बोलते हैं। याद रखा ना, ये जो पूरी प्रोसेस है, यहां से लेकर यहां करंट शिफ्ट हुए, फिर बुहापा उठा, ठीक है, इवापोरेशन हो गई, क्लाउड्स बन गए, रेनफॉल हो गई, फिर से ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की ओर चला ये हवाएं। ठीक है, ये विंड्स पैसिफिक ओशन की ओर चली गई। ठीक है, तो फिर सिंक हो गया कोल्ड बन के। तो इस पूरे सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, वाकर सर्कुलेशन। याद रखा ना, क्या इसको हम बोलते हैं, वाकर सर्कुलेशन। तो इतने ही में क्या होता है, तो इतने इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स है ना, ट्रेड विंड्स क्या बन जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने क्या देखा था कि ट्रेड विंड्स स्ट्रांग थे। ठीक है, ट्रेड विंड्स स्ट्रांग थे। स्पेशली जो ट्रेड विंड्स जो है ना, वो स्ट्रांग कब होती हैं, ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होती है विंटर में। ठीक है, ट्रेड विंड जो है ना वो स्ट्रांग होती है विंटर में, और ट्रेड विंड्स जो है ना वो वीक होती हैं समर में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, जब ये वाकर सर्कुलेशन एक कंप्लीट हो गया, तो ये जो ट्रेड विंड्स है, इतने में ही ये इनका क्या हो जाएगा, ट्रेड विंड्स का, वो वीक बन जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वीक बन जाती है। ठीक है, यानी कि अब उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं रहती है, अब उनमें वो एबिलिटी नहीं रहती है कि वो करंट्स को क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। जैसे कि आपने यहां पे देखा था कि ट्रेड विंड्स ने ही इसको वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट ले गए थे, ईस्ट टू वेस्ट कौन ले गए थे इस करंट को, ट्रेड विंड्स ही ले गए थे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो है ये एक न्यूट्रल प्रोसेस था। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल प्रोसेस चलती रहती है। कहां पे, पेरू में। ठीक है, करंट्स आते हैं, इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं, इक्वेटर के बाद ये कहां चला जाता है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में चला जाता है, तो हीट अप हो जाता है, तो वाकर सर्कुलेशन होती है। ठीक है, ये नॉर्मली होता रहता है। तो उसके बाद अब मैं आपको समझाऊंगा एल नीनो क्या होता है। देख लीजिए अब एल नीनो क्या होता है। अभी तक क्या हो रहा था, वार्म वाटर करंट जो है वो कंटिन्यूअसली कहां जा रहे थे, शाबाश, वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की ओर जा रहे थे, यानी कि वो एशियन कंटिनेंट और ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट की ओर जा रहे थे। अब मैंने आपको पहले ही बोला, ट्रेड विंड्स अब क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए। ठीक है, ट्रेड विंड्स अब वीक हो गए, है ना, ट्रेड विंड्स वीक हो गए। जब ट्रेड विंड्स वीक हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो वाटर करंट यहां से उठ रहे थे, इनको अब कोई भी फोर्स ईस्ट टू वेस्ट नहीं ले पाएगा, है ना। इसका मतलब ये है ना कि जो यहां पे जो वार्म वाटर करंट्स हैं, उनको अब ईस्ट टू वेस्ट कोई नहीं ले जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक ट्रेड विंड्स थे जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे,
जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, ब्लो हो रहे थे, तो वही रेस्पॉन्सिबल था किसके लिए, ये वार्म वाटर करंट को यहां लाने के लिए। ठीक है, अब वो वीक हो चुके हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये वीक हो जाएंगे, जब ट्रेड विंडोज वीक हो जाएंगे, ट्रेड विंडोज वीक होने की वजह से क्या होगा, ये जो यहां का वाटर है ना, ये जो यहां का वार्म वाटर है, ठीक है, ये वापस आएगा। ठीक है, अभी तक इस पे किसका फोर्स जमा हुआ था, अभी तक इस पे किसका फोर्स लगा हुआ था, ट्रेड विंडोज का। तो ट्रेड विंडोज ने इसको यहां से लेकर यहां लाया था, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब ये फोर्स जब मैं ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, खत्म करूंगा मैं ये फोर्स, तो इसका मतलब है ना कि ये जो वार्म वाटर है ये वापस आएगा। वापस कहां आएगा, अब ये जो वार्म वाटर है ये वापस आएगा फ्रॉम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, फ्रॉम दीज कॉन्टिनेंट्स। ये कहां वापस आएगा, ये साउथ अमेरिका वापस आएगा। ठीक है, ये पेरू वापस आएगा, ये इक्वेडर वापस पहुंचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रेड विंडो जो है, ट्रेड विंडोज अब स्ट्रांग नहीं रह चुके हैं, अब वो वीक हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ये जो वार्म करंट्स है इनको अब कोई भी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की ओर नहीं धकेल देगा। ठीक है, जब मैंने ये फोर्स उठाया, ठीक है, मान लीजिए फोर्स मैंने अब खत्म किया, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स अभी तक मान लीजिए मैं इसके ऊपर फोर्स दे रहा था, ठीक है, वाया ट्रेड विंडोज में इसको दे रहा था फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए ये कहां जा रहे थे, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको फोर्स नहीं दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वार्म वाटर के करंट्स हैं ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। वापस कहां आएंगे, ये साउथ अमेरिका में वापस आएंगे। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ये बोला था, इंसो स्टैंड्स फॉर क्या मैंने आपको बोला था, इंसो स्टैंड्स फॉर एल नीनो, एसो स्टैंड्स फॉर साउदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हम किसको बोलते हैं, जब कोई भी चीज क्या करता है, बैकवर्ड मूव करता है फिर वापस आ जाता है। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जब ऐसी मूवमेंट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन, ये करता है। ठीक है, तो ऑसिलेशन, यहां पे भी ऑसिलेशन होगी। आपने देखा ना, पहले ये वार्म वाटर के करंट्स ईस्ट टू वेस्ट गए, है ना, पहले ये वार्म वाटर करंट्स ईस्ट टू वेस्ट गए, उसके बाद वापस आ गए, उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट वापस आ गए। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है। किसकी ऑसिलेशन हो रही है, वार्म वाटर करंट्स की ऑसिलेशन हो रही है। इसलिए, और कहां पे हो रहा है ये साउदर्न, ये इस वक्त कहां पे हो रहा है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं साउदर्न ऑसिलेशन भी इसको हम बोलते हैं। मैंने आपको पहले बोला ना, इंसो इसको हम बोलते हैं, दैट इज एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन। तो साउदर्न ऑसिलेशन आपको अब यहां पे समझ में आया ना, तो एक जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया इसको हम क्यों बोलते हैं। अब जब ये वार्म वाटर करंट्स वापस यहां पहुंचेंगे, पेरू के नजदीक, इक्वेडर के नजदीक, साउथ अमेरिका में ये वापस जब पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आपको पता है जो हीटेड अप वाटर होता है ना, वो टॉप लेयर कब्जा कर देती है ना, वो टॉप लेयर जो है, वो टॉप लेयर कवर करती है, टॉप सरफेस कवर करती है ओशन का, या किसी भी वाटर सरफेस कोई भी होगा तो उसका टॉप लेयर पे आपको क्या दिखेगा, हीटेड वाटर, और नीचे क्या होता है, कोल्ड वाटर। तो ये जो वार्म वाटर के करंट से, ये जो वार्म वाटर है ये यहां पहुंचेगा साउथ अमेरिका, तो ये टॉप लेयर जो है ना, टॉप लेयर यहां पे आप किसकी रहेगी, टॉप लेयर जो है वो किसकी रहेगी, वो वार्म करंट्स की रहेगी। इसका मतलब क्या है, वाटर डिस्प्लेस हो गया। अभी तक यहां पे क्या था, अभी तक यहां पे क्या हो रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, पेरू में कौन से करंट चलते हैं, पेरू में चलते हैं कोल्ड वाटर करंट्स। कौन से करंट चलते हैं, पेरू में कोल्ड वाटर करंट चलते हैं। तो यहां पे कोल्ड वाटर करंट्स चल रहे थे, लेकिन जब ये वापस, ये जो है ना, ये जब वार्म वाटर के करंट्स वापस आएंगे तो ये टॉप लेयर पे आप कौन रहेगी, यही वार्म वाटर करंट रहेगी, और वो जो है ना वो डूब जाएगी। कौन डूबेगा, शाबाश, वो सिंक हो जाएगा। जो कोल्ड वाटर है ना वो डेंस होगा ना, वो ज्यादा डेंस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका, वो सिंक हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस, क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस, रेनफॉल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, यहां पे वार्म करंट्स, इस वार्म करंट की वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट जो है इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर का। ठीक है, इवोपरेशन तेज हो जाएगी, एयर एसेंड हो जाएगा ये। लेकिन इस वक्त कहां पे हो जाएगा, इस वक्त ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है ना, पहले कहां पे हो रही थी, वेस्टर्न पैसिफिक के एरिया में हो रही थी, अब ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हो रही है। ठीक है, तो एयर एसेंड होगा, ऊपर ट्रोपोस्फीयर में जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो जाएगी, यहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगी, बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो हैवी रेनफॉल होने की वजह से, इसीलिए आपने सुना होगा कि पेरू जो ये कंट्री है ना, और इक्वेडर जो कंट्री है, ठीक है, एक्चुअली मोस्टली पेरू में ही है। ठीक है, इक्वेडर में ये कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, तो पेरू में क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, फ्लड्स आ जाते हैं,
कभी कभार क्या आते हैं, जब ये यहां पूछता है ये वार्म एयर करंट, तो यहां पे ड्राफ्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ड्राफ्ट्स आ जाते हैं। जब ये वार्म करंट यहां पे पूछता है तो उस वक्त ड्राफ्ट्स आते हैं, बिल्कुल बारिश वगैरह नहीं होती है। लेकिन जब ये वार्म करंट यहां पे पूछता है उस वक्त क्या हो जाता है, उस वक्त फ्लड्स आ जाते हैं। इस तरीके से यहां पे होता है, जब ये वार्म एयर करंट यहां पे पूछता है तो बहुत ज्यादा क्या होगी, बारिशें होती हैं ऑस्ट्रेलिया में और एशिया के कुछ कंट्रीज में। ठीक है, जैसे कि न्यूजीलैंड, थाईलैंड है यहां पे। ठीक, तो यहां पे बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। लेकिन जब ये वार्म करंट यहां पूछता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, यहां का जो एरिया है ना वो कोल्ड बन जाता है। जैसे ही वार्म करंट यहां जाएगा तो यहां का एरिया क्या बन जाएगा, बहुत सर्द होगा। तो बहुत सर्द जब ये होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे ड्राफ्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे एयर में मॉइस्चर वगैरह मत होगा तो इसकी वजह से ड्राफ्ट्स आ जाते हैं। कहां पे, जो इंटीरियर होता है ना, किसका इंटीरियर पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, या हमारे जो यहां पे थाईलैंड है, न्यूजीलैंड, तो यहां पे क्या आ जाते हैं, ड्राफ्ट्स आ जाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो यही जो वार्म करंट्स है ना, यही जो वार्म वाटर के करंट्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, एल नीनो। ठीक है, तो आपने देखा ना एल नीनो से क्या होता है, एल नीनो से जो नॉर्मल मतलब क्लाइमेट होता है ना, जो नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो नॉर्मल वेदर के कंडीशंस होते हैं, तो वो डिसरप्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कभी यहां पे ड्राफ्ट्स आ जाएंगे तो कभी फ्लड्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने यहां पे भी देखा, कभी यहां पे क्या होता है, कभी ड्राफ्ट्स आ जाएंगे इस वाले कंटिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया के कुछ कंट्रीज में, कभी क्या आ जाएंगे, फ्लड्स आएंगे, कभी ड्राफ्ट्स आ जाएंगे। अब बताओ कि सर क्या ये कंटिन्यू ऐसा होता रहता है? नहीं, ये ऐसा कभी ऐसा कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 से लेकर 7 साल के बीच में ये एक बार कभी होता है। ठीक है, कुछ बुक्स लिखते हैं 3 to 8 ईयर्स में एक बार होता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है 3 to 7 ईयर्स। ठीक है, 3 से लेकर 7 सालों के दरमियान में ये एक बार होता है। ठीक है, यानी कि 7 साल में या 3 साल में ये एक बार होता है, या 4 साल, 5 साल, 6 साल में भी एक बार हो सकता है, 7 सालों में भी एक बार हो सकता है। यानी कि 3 to 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है तो इसमें एक बार होता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली ऐसे होते रहेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फ्लड्स आ जाएंगे, ड्राउट्स आ जाएंगे, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, तो ये 3 से 7 सालों में एक बार होता है, याद रखना। कौन? एल नीनो। ये जो एल नीनो है ना, एल नीनो और लैनिना जो है ना, ये 3 से 7 सालों में एक बार होता है, याद रखा ना आपने। और एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछेगा ये बताओ पहले एल नीनो आता है या पहले लैनिना आता है, याद रखना पहले एल नीनो आता है। क्या आता है? पहले एल नीनो आता है, यानी कि पहले वार्म वाटर करंट्स आते हैं। ठीक है, पहले एल नीनो आता है, उसके बाद लैनिना आता है। ठीक है, उसके बाद लैनिना आता है। ठीक, अब हम देखेंगे लैनिना क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, देखिए कोई टाइम पीरियड ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, जैसे विंडर्स में ट्रेड विंडर्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, विंडर्स में ट्रेड विंडर्स स्ट्रांग होते हैं। विंटर में ट्रेड विंडर्स स्ट्रांग होता है, और समर सीजन में ट्रेड विंडर्स क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। तो अब ये जो लैनिना है ना, लैनिना कैसे होता है, ये लैनिना क्या होता है? ये आपने देखा एल नीनो क्या होता है, वार्म वाटर करंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे लैनिना क्या होता है। लैनिना मैंने आपको पहले ही बोला, वो कोल्ड वाटर करंट होता है। क्या होता है? कोल्ड वाटर करंट होता है, पहले ही मैंने आपको बता के रखा है। ठीक, अब देख लीजिए, अब बताओ कि लैनिना होता कैसे है। सेम जो मैंने आपको पहले नॉर्मल सिचुएशन समझाई थी ना, जो मैंने आपको न्यूट्रल सिचुएशन जो मैंने आपको पहले समझाई थी, ये सेम इसमें वही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, लैनिना के टाइम पीरियड में ट्रेड विंडो जो है ना, ट्रेड विंडो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ट्रेड विंडो स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां से जो करंट्स उठेंगे, यहां से जो वाटर के करंट्स उठेंगे, यहां से, ठीक है, यहां से जो वाटर के करंट्स उठेंगे, कौन से करंट्स होंगे? ये कोल्ड वाटर करंट जो यहां से उठते हैं, तो उनको ट्रेड विंडो जो है ना, उनको ट्रेड विंडोज कहां धकेल देती हैं, उनको ट्रेड विंडोज यहां धकेल देंगे। ठीक है, तो ये सेम जो मैंने आपको पहले सिचुएशन समझाई ना, न्यूट्रल सिचुएशन, ये वही है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस इतना है, यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लैनिनो में क्या होता है, सॉरी एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में वाटर, ये जो है ना वार्म करंट होता है वाटर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्या होता है, कोल्ड वाटर करंट होता है। बस डिफरेंस इतना ही है। तो जैसे कि मैंने आपको शायद अभी पहले भी बोला कि पहले कौन आता है, पहले एल नीनो आता है, यानी कि पहले वार्म वाटर के करंट्स आते हैं। ठीक है, पहले वार्म वाटर के करंट्स आते हैं। ठीक है, पहले वार्म वाटर के करंट्स आते हैं, याद रखना, पहले एल नीनो आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लैनिना आता है। ठीक है, उसके बाद लैनिना आता है, यानी कि उसके बाद कोल्ड वाटर के करंट्स आते हैं। अब आप ये बताओ कि सर, अगर आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आपने तो करते नहीं हो कभी क्वेश्चन, ये मतलब जो एल नीनो है, एल नीनो जो है वो
यहाँ सॉरी पहले एल नीनो आता है ना, एल नीनो को आप पहले छोड़ दीजिए, ठीक है। ला नीना जो है ना, ला नीना बाद में आता है, ठीक है, ला नीना। तो आप ये कह सकते थे ना कि सर ये बताओ एल नीनो जो है, एल नीनो के बाद ला नीना कितने टाइम के बाद आता है। तो याद रखना जो एल नीनो है ना, एल नीनो के बाद ला नीना 1 साल के बाद आता है, ठीक है, 1 ईयर के बाद आता है। याद रखना लैनीना जो है ना, लैनीना एल नीनो के बाद 1 साल बाद आता है, ठीक है। लैनीना जो है वो एल नीनो के बाद 1 साल में आता है, याद रखना। अब आप बताओगे सर ये बताओ एल नीनो, ठीक है, एक एल नीनो से लेकर दूसरे एल नीनो तक कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि इस साल मान लीजिए ये आज एल नीनो आया 2021 में, 2022 में एल नीनो आया, ठीक है। तो अगला एल नीनो कब आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला 3 to 7 ईयर्स का इसमें गैप होता है, ठीक है। 3 to 7 ईयर्स, ये 3 साल बाद भी आ सकती है, 4 साल बाद भी आ सकती है, 5 साल बाद भी, 6 साल भी, ये 7 साल बाद तक भी आ सकती है, ठीक है। याद रखा ना। तो एल नीनो और लैनिनो में कितने साल का डिफरेंस होता है, 1 साल का डिफरेंस होता है। अब आप ये एक चीज सिंपली भी याद रख सकते हो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला ना कि वारम वाटर करंट को हम बोलते हैं एल नीनो, क्या इसको हम बोलते हैं एल नीनो, ठीक है। ये जो वाटर करंट जब वार्म हो जाते हैं, वाटर करंट जब वार्म हो जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे एल नीनो। फिर जब यही वार्म वाटर करंट कोल्ड हो जाएंगे, फिर जब यही वार्म वाटर करंट्स कोल्ड हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं लैनीना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैनीना। तो ये चीज भी आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि यही वाटर करंट, यही वाटर तो घूमता रहता है ना इसमें, ठीक है, यही कोल्ड हो जाएगा, यही वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब वाटर करंट जब वार्म होंगे तो उसको हम बोलेंगे एल नीनो आया है, जब वाटर करंट क्या हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, तो आप बताओगे सर लैनीना आया है, ठीक है। अब असल में जो हमें पढ़ना है वो हमें ये समझना है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया के क्लाइमेट पे, यानी कि इंडिया के मूनसून पे इसका क्या असर होता है। एल नीनो या जो लैनीना जो है ना, ये मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये ऐसे वेदरिंग कंडीशंस होते हैं जो डिसरप्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को, ठीक है, जो सीजन को डिसरप्ट करते हैं, ठीक है, जो अचानक बाढ़ लाते हैं, अचानक रेनफॉल करवा देती है, ठीक है, ये हमारे क्लाइमेट को बिगाड़ देती है। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया के क्लाइमेट जो है, हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है, हमारा जो मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसको ये कैसे बिगाड़ देगी। ये आपको यहाँ पे हमारा भारत दिख रहा है ना, ये हमारा भारत इधर, ठीक है, हमारा इंडिया इधर है, ठीक। तो अब हम देखेंगे इंडिया के क्लाइमेट पे इसका कैसे असर होता है। जैसे कि आपको पता है ये यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंट्री है मेडागास्कर, आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वो एग्जाम्पल लूंगा, मेडागास्कर, ठीक है, ठीक है, जो मतलब साउथ वेस्ट से जो विंड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं मेडागास्कर लूंगा, जहाँ पे इस वक्त क्या था, इस वक्त यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई था, ठीक है, हाई प्रेशर था, यानी कि टेम्परेचर लो था, ठीक है, टेम्परेचर लो था, प्रेशर हाई था, ठीक। अब क्या होने वाला था, यहां से जो विंड्स आ रही थी वो कहां जा रही थी, यहां से जो विंड्स आ रही थी वो इंडिया जा रही थी ना, वो भारत जा रही थी ना। देख लीजिए एक सेकंड, मैं यहां पे कोशिश करूंगा, हाँ इधर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये मेडागास्कर है इधर, ठीक है, यहां से विंड्स ऐसे आती थी वो भारत में चली जाती थी, ठीक है, वो यहाँ अरेबियन सी के ऊपर आती थी और यहाँ पे भी मॉइस्चर गेन करके वो कहाँ चली जाती थी, हमारे भारत में चली जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपको पता है यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक, यहाँ पे इक्वेटर है, एक सेकंड सॉरी, स्मार्टफोन इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। देखिए ये इक्वेटर है, ठीक, तो इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे, ऊपर, ठीक है, मान लीजिए समर का सीजन है, टेम्परेचर कहाँ पे, ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे इस वक्त क्या टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि इंडिया में इस वक्त लो प्रेशर जोन है, ठीक है। और यहाँ पे मेडागास्कर में क्या है, मेडागास्कर चूंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, एयर का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये जो एयर है ये कहाँ जाएगा, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये जैसे ये आता था हमारे भारत में, इंडिया में, ठीक। अब अगर एल नीनो आया है, ठीक है, अगर एल नीनो आया है, एल नीनो की वजह से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, एल नीनो की वजह से मान लीजिए यहाँ से पैसिफिक ओशन से वो आता है, वो यहाँ ऐसे, एक सेकंड, यहाँ पैसिफिक ओशन से वो आता है, ठीक, वो यहाँ पे वार्म एयर करंट जो है ना, वार्म वाटर करंट जो है वो यहाँ पे जमा होते हैं, है ना, जैसे कि आपको पता है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वो ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक और हमारे एशियन कंटिनेंट्स के नज़दीक पहुंच जाता है ना, यही बोला था मैंने आपको। तो अब क्या हो जाएगा, जो यहाँ से ये
एयर जाएगा। यहां पे प्रेशर हाई है, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे एयर इस वक्त क्या है, यहां का जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, यहां का टेम्परेचर भी हाई है, टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब है यहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहां से जो विंड्स आती थी, यहां से जो विंड्स आती थी वो अब कहां जाएंगी, ये हाई प्रेशर से उठती हैं, ये मेडागास्कर से उठेंगे, हाई प्रेशर से उठेंगे, ये लो प्रेशर में जाएगी। अब लो प्रेशर तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, अब ये कहां जाएंगी, अब ये भारत में जाएंगी जैसे एज यूजुअल जाती थी, लेकिन इधर से हमारा क्या आया है, एल नीनो आया है, यानी कि वार्म वाटर के करंट्स आए, उसने तो पूरा एटमॉस्फेयर गर्मा गर्म उसने किया है, उसने तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट किया है। अब ज्यादा लो प्रेशर, जाहिर सी बात है ज्यादा लो प्रेशर इधर है, ठीक है, ज्यादा लो प्रेशर जो है ना वो किधर है, वो इधर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वाटर जो है ना आया है, बहुत सारे वार्म वाटर के करंट्स आए हुए हैं, ठीक है। ये हमें लगता है पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत मतलब एक बड़ा वाटर का करंट आता है, ठीक, बहुत बड़े वाटर के करंट्स यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ का लो प्रेशर ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा लो प्रेशर यहाँ पे हो गया। अब जाहिर सी बात है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहां पे ज्यादा कम प्रेशर होगा, जहां पे ज्यादा कम प्रेशर होगा, ज्यादा कम प्रेशर कहां पे होगा, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर कहां पे था, यहां पे, इसका मतलब ज्यादा लो प्रेशर कहां पे होगा, यहीं पे ज्यादा लो प्रेशर होगा। तो ये जो करंट्स है ना, सॉरी ये जो हमारा विंड है ना मेडागास्कर से उठा था, ये अब इंडिया नहीं जाएगा, ये अब यहां जाएगा, ठीक है, कहां जाएगा, ये अब यहां जाएगा। अब इसका समरी अब क्या निकली, ठीक है, अब मैं आपको समरी इसकी बता देता हूं। देख लीजिए सिंपली यहां से विंड्स आते थे, हमारे इंडिया में चले जाते थे और यहां पे बारिश होती थी। अब जब ये विंड्स यहां पे डाइवर्ट हो जाएंगे, जब ये एल नीनो की वजह से जब ये विंड्स डाइवर्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहां पे बारिश मत हो जाएगी, ठीक है, यहां पे बारिश मत हो जाएगी। अगर होगा फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से विंड्स कुछ निकलने के थोड़े से विंड्स यहां जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो विंड्स है वो कहां जाएंगे, वो तो इधर जाएंगे ना, इस वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जाएंगे ना, ठीक है। तो बारिश कहां पे होगी, वो बारिश भी यहीं पे होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे भारत में क्या हो जाएंगे, ड्राफ्ट्स आ जाएंगे। तभी तो आपने देखा होगा हर 3-4-5 साल बाद आपने देखा होगा किसान, हमारे जो किसान बेचारे हैं ना, वो तो इसी मूनसून रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं, उनका जो क्रॉप्स होते हैं ना वो मूनसून रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं, फिर वो बेचारे सुसाइड करते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है, सुसाइड करते हैं। वो क्यों सुसाइड करते हैं, क्योंकि एल नीनो आता है, एल नीनो इनको आप यहां खींच देता है, ठीक है, इन विंडोज को वो कहां खींच देता है, यहां की ओर खींच देता है। तो भारत में नहीं होती है रेनफॉल, तो इनका क्रॉप्स क्या होता है, इनका क्रॉप्स खराब हो जाता है, ठीक है, ड्राफ्ट्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह से वो फिर सुसाइड भी करते हैं, आपने सुना भी होगा। अब जब लानीनो आता है, लैनिना, ठीक है, लैनिना जब आता है तो लैनिना का क्या असर होता है, लैनिना कोल्ड वाटर करंट्स होते हैं ना, कोल्ड वाटर करंट्स, देखिए लैनिना से क्या होगा, यहां से कोल्ड वाटर करंट्स आते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो यहां पे पहुंचा, ठीक है, यहां पे पहुंचा, ठीक, वार्म एयर करंट्स चले गए और वहां पे जो कोल्ड एयर करंट्स थे वो कहां आएंगे, जाहिर सी बात है वो डूब के यहां आएंगे, है ना, ऐसे वो अब ये जो वार्म वाटर करंट्स थे, यहाँ पे जो वार्म वाटर था इसकी जगह तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कोल्ड एयर ले जाएगा, ठीक है, जब लैनिना आता है, ठीक। तो अब यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बिल्कुल क्या जाएगा, डाउन जाएगा, प्रेशर यहां का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इधर से। जैसे कि हमने देखा, हमें यह पता है कि मेडागास्कर यहां इधर साउदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स आते थे, ठीक है, जो साउथ वेस्ट से विंड्स आते थे वो भारत में चली जाती थी डायरेक्टली, एज नॉर्मली वो जाती थी, ठीक है, और नॉर्मल मूनसून रेनफॉल भी होती थी। अब जिस वक्त लेनिना आएगा तो लेनिना की वजह से क्या होगा, तो लेनिना का असर हमारे क्लाइमेट पे कैसे पड़ेगा, तो ये कैसे असर दिखाएगा हमारे मूनसून टाइम ऑफ क्लाइमेट पे। देखिए यहां पे प्रेशर क्या है इस वक्त, अब प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर लो हो गया। टेम्परेचर लो क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे कोल्ड वाटर के करंट्स आए हैं, है ना, यहां पे कोल्ड वाटर के करंट्स आए हैं। तो इसका मतलब है यहां से जो यहां पे भी तो क्या कौन सा प्रेशर है, यहां पे भी लो, यहां पे भी हाई प्रेशर है, सॉरी यहां पे भी हाई प्रेशर है, क्यों, क्योंकि यहां पे भी टेम्परेचर क्या है, यहां पे भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्यों, क्योंकि इस वक्त यहां पे समर सीजन चल रहा है ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहां से जो विंड्स आएंगे, ठीक है, और यहां पे जो यहां पे कोल्ड एटमॉस्फेयर बना हुआ है, यहां पे भी जो एयर का प्रेशर बहुत हाई है और यहां पे भी एयर का प्रेशर हाई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये इस प्रेशर को क्या देगी, स्पीड देगी,
ठीक है, ये इस प्रेशर को क्या देगी, स्पीड देगी। ये प्रेशर भी आएगा, ये विंड्स भी आएंगे, ये विंड्स भी आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो है ना, ये जो विंड्स है ना, ये और भी ज्यादा कोल्ड बन जाएंगे। ठीक है, इसकी कंडेंसेशन क्या हो जाएगी, इसकी कंडेंसेशन जल्दी हो जाएगी। ठीक है, यहां से भी विंड्स आए, यहां से भी विंड्स आए। नॉर्मली क्या होता है, एक ही साइड से विंड्स आते हैं तो नॉर्मल रेनफॉल होती है। अब जब यहां से भी विंड्स आए, कोल्ड विंड्स, और यहां से भी ये कोल्ड विंड्स आए, ठीक है, विद मॉइस्चर, जब ये यहां से आया, ये जो है ना, ये विद मॉइस्चर आता है। ठीक है, ये वाला विद मॉइस्चर आता है, ये मॉइस्चर लेके नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये मॉइस्चर लेके नहीं आएगा। ठीक है, ये कोल्ड विंड है, सिंपली कोल्ड विंड है। तो ये इसको क्या देगा, ये एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है। ये इसको कंडेंसेशन जो है ना, कंडेंसेशन जो होती है, बादल जो बनते हैं ना, ये इसको फास्ट बादल, फास्ट ये इसको क्या करता है, बादल में कन्वर्ट करता है। किसको, ये जो साउथ वेस्ट मूनसून आता है, ठीक, जब जल्दी ये इसकी कंडेंसेशन होती है, जल्दी इसकी रेनफॉल होती है, तो इसलिए यहां पे क्या होता है, यहां पे फिर बाढ़ आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, फ्लड्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी इधर से भी मिली। ठीक है, कंडेंसेशन तेज तेज हो गई। ठीक है, ये बादल बन गए जल्दी, और रेनफॉल भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, बारिशें भी जल्दी हो जाएंगी। तो अब आप बताओगे सर, हमारे लिए एल नीनो ठीक है, एल नीनो ठीक है या ला नीना ठीक है? जरा बताओ मुझे कौन सा इसमें से ठीक है। शाबाश, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। तब तक मैं पानी पीऊंगा, जल्दी। नहीं, ना ही एल नीनो, ना ही हमारे लिए एल नीनो ठीक है, ना ही हमारा लैनीना ठीक है। क्यों, अब आप बताओगे क्यों? एल नीनो ठीक इसीलिए नहीं है क्योंकि इसकी वजह से हमारे इंडिया में ड्राफ्ट्स आ जाते हैं। लैनीना इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हमारे भारत में फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ही एल नीनो ठीक है, ना ही लैनीना ठीक है, ना ही हमारी साउदर्न ऑसिलेशंस ठीक है। हमारे जो नॉर्मल जो हमारे साउथ ईस्ट मूनसून वगैरह जो होते हैं, हमारे साउथ वेस्ट मूनसून है, हमारे लिए वही ठीक है। ठीक है ना इधर? अब हम एल नीनो और लैनीना के बारे में, ये जो साउदर्न ऑसिलेशंस है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो यहां पे लिखे गए हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, एल नीनो जो है ना, एल नीनो लैनीना जो है ना, ये कब आता है, ये एवरी 3 to 7 ईयर्स में एक बार ही आता है। ठीक है, वंस एवरी 3 to 7 ईयर्स में ये एक बार आता है। और एल नीनो लैनीनो की वजह से क्या होता है, लैनीना की वजह से क्या होता है, यहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राफ्ट्स आ जाते हैं, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन जाती है। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल वेदर कंडीशंस को डिसरप्ट कर देती है। ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट होती है, ये बिगिन कहां से होती है, शाबाश, ये स्टार्ट कहां से होती है, एल नीनो और लैनीना, ये स्टार्ट होते हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से। एल नीनो जो है ना, एल नीनो स्टार्ट होता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से, याद रखना। और फिर ये अपना इफेक्ट पूरे कहां पे दिखाती है, पूरे मतलब पूरे भारत में नहीं, पूरे ग्लोब को ही दिखाती है, पूरे वर्ल्ड को ही दिखाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, ये मैंने आपको एक छोटी छोटी सी एग्जांपल दी इसकी। ठीक, एल नीनो जो है, इट्स ए वार्म इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, करंट, इट्स ए वार्म इक्वेटोरियल करंट, यानी कि ये वार्म वाटर के करंट्स होते हैं। लैनीना क्या होता है, ये कोल्ड वाटर के करंट्स होते हैं। एल नीनो का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए एल नीनो का मतलब क्या है, स्पेनिश में एल नीनो पता है किसको बोलते हैं, क्रिस्ट चाइल्ड को। ठीक है, चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड को क्या बोलते हैं, एल नीनो बोलते हैं। तो स्पेनिश में क्रिस्ट चाइल्ड किसको बोलते हैं, एल नीनो को। ठीक है, यानी कि एल नीनो जो है ना, एल नीनो का मतलब क्या है, क्रिस्ट चाइल्ड। इट ऑकर्स अराउंड क्रिसमस टाइम। तो इसको क्रिस्ट चाइल्ड भी क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पीरियड में, क्रिसमस टाइम पीरियड के आसपास होता है। ठीक है, कहां पे होता है, पेरू में होता है। ठीक, और ये जो एल नीनो है ना, ये दिसंबर में होता है। क्यों, आपको पता है ना, क्रिसमस जो है वो दिसंबर में होती है, तो इसलिए आप ये भी याद रख सकते हो एल नीनो जो है वो क्रिसमस के टाइम पीरियड में आता है, दिसंबर में आता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जो पुरेवियन करंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। ये कुछ फैक्ट वाइज आप याद रखोगे। ठीक है, एल नीनो गेट्स रिप्लेस्ड टेम्पररीली बाय कोल्ड पेरुवियन करंट्स आर हमबोल्ट करंट। तो याद रखना, पेरुवियन के जो कोल्ड करंट्स है ना, पेरुवियन करंट्स जो है ना, उनको हम हमबोल्ट करंट्स भी बोलते हैं। तो ये जो एल नीनो है ना, यानी कि वार्म वाटर करंट जो है, उनको रिप्लेस कौन करता है, कोल्ड करंट्स ऑफ हमबोल्ट, कोल्ड करंट्स ऑफ पेरू। ठीक है, लैनीना मीन्स, अब लैनीना का मतलब क्या है, उसका मतलब है बच्चा। किसका, एल नीनो का मतलब है बच्चा, और लैनीना का मतलब है बच्ची। ठीक है, बच्चा और बच्ची। ठीक है, लैनीना का मतलब क्या है, गर्ल। ठीक है, इट्स पीरियड ड्यूरिंग विच सी सरफेस टेम्परेचर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन फॉल टू लोअर लेवल्स। वही जो मैंने आपको बोला, फिर क्या होते हैं, कोल्ड करंट्स उठ जाते हैं। ठीक है, एल नीनो क्या करता है, एल नीनो जब आता है ना, वो वार्म करंट्स होते हैं ना, तो वो टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है ना, वो पेरू के जो कोस्टल एरियाज है ना, पेरू का जो कोस्टल एरियाज का जो वाटर होता है, ठीक है,
उसमें वो 10 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देता है। तो याद रखना, एल नीनो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन पेरुवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। एल नीनो रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स व्हिच फर्दर रिड्यूसेस नंबर ऑफ फिशेस। हाँ, अब याद रखना, देखिए ये वाटर, ठीक है, ये एक ही मतलब ये एक ही ओशन है, याद रखना, ठीक। यहां पे मान लीजिए, यहां पे कोल्ड वाटर जो है ना, कोल्ड वाटर, यहां पे वार्म वाटर। अब जब ये वार्म वाटर इधर जाएगा, ठीक है, वार्म वाटर इधर जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, कोई फोन करा, एक सेकंड। हाँ जी, मैं आपको क्या समझा रहा था, ये मान लीजिए एक ओशन है, ठीक है, यहां पे वार्म वाटर, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि पेरुविया में हमने देखा, ठीक है, ये कोल्ड वाटर, ठीक। अब क्या हो जाता है, जब ये वार्म वाटर यहां चले जाता है, कहां चले जाता है, यहां चले जाएगा, ठीक है। तो इस वार्म वाटर जो है ना, यहां जहां पे ये वार्म वाटर था, अब ये जगह खाली मत रहेगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कोल्ड वाटर आ जाएगा, ठीक है, कोल्ड वाटर आ जाएगा। जो कोल्ड वाटर है ना, वो कहां से आ जाएगा, वो नीचे से आएगा। नीचे से जो कोल्ड वाटर आएगा ना, वो अपने साथ में क्या लाता है, वो अपने साथ में जो नीचे होते हैं ना न्यूट्रेंट जो दबे हुए होते हैं, ठीक है, न्यूट्रेंट्स जो दबे हुए होते हैं, और जो मतलब ये फिश वगैरह है ना, वो इसके साथ पीछे क्या भागती जा रही है, ठीक है, इन न्यूट्रेंट्स के पीछे भागती जा रही है, ठीक है। याद रखा ना, वार्म वाटर जब यहां जाता है ना कोल्ड वाटर की ओर, ठीक है, तो यहां से नीचे से इसकी जगह कौन पकड़ेगा, वार्म वाटर की जगह कौन पकड़ेगा, अब कोल्ड वाटर जब पकड़ेगा। कोल्ड वाटर साथ में क्या लाता है, ये जो कोल्ड वाटर ऊपर जाता है ना, उसको बोलते हैं अपवेलिंग। याद रखना, उसको बोलते हैं अपवेलिंग ऑफ वाटर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ओशन के नीचे जितने भी न्यूट्रेंट्स होते हैं ना, उनको ये ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ऊपर लेने की वजह से क्या हो जाएगा, यहां से फिशेस आ जाएंगे, ठीक है। फिशेस जो आ जाएंगे वो कहां, वो पसंद कहां रहना करेंगी, जहां पे न्यूट्रेंट्स ज्यादा होंगे, जहां पे कोल्ड वाटर होगा, ना कि जहां पे वार्म वाटर होगा। तो फिशेस किसके पीछे भाग जाएंगे, कोल्ड वाटर करंट के पीछे भाग जाएंगे, है ना, वो न्यूट्रेंट्स के पीछे भाग जाएंगे। तो इसलिए यहां पे लिखा गया था कि एल नीनो रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स व्हिच फर्दर रिड्यूसेस नंबर ऑफ फिशेस इन द सी। यानी कि एल नीनो की वजह से वार्म करंट, जब वार्म करंट यहां पे आएंगे, ठीक है, जब वार्म करंट यहां पे आएंगे, ठीक है, कोल्ड करंट यहां पे जाएगा, न्यूट्रेंट्स यहां पे जाएंगे, तो अब मुझे बताओ फिश कहां पे जाएंगे, फिश यहां जाएंगे ना। तो यही इस पॉइंट में लिखा गया है कि एल नीनो की वजह से इस वार्म करंट की जगह क्या हो जाएगा, जो फिश प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाएगी। इस तरीके से आपने याद होगा, आपको पता है ना, जो पेरुविया है ना, पेरू जो है ना, पेरू कंट्री में पता क्या होता है, जिस वक्त एल नीनो वहां पे आता है ना, जिस वक्त वहां पे एल नीनो आता है, यानी कि वहां की कोस्टस क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो कोस्टस गर्म होने की वजह से वहां की जो फिश प्रोडक्शन है ना, वहां की जो फिश फैक्ट्रीज है ना, ठीक है, वहां की जो फिश फैक्ट्रीज है ना, उनका जो इकोनॉमी है ना वो डाउन हो जाता है। ये बहुत ही एक मतलब फेमस एग्जांपल है इसकी, ठीक है। पेरू के जो मतलब फिश फैक्ट्रीज है ना, फिश इंडस्ट्रीज वगैरह जो है ना, वो बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फिश प्रोडक्शन होती है। कब होती है वहां पे बहुत ज्यादा फिश प्रोडक्शन, जब वहां पे क्या होगा, जब वहां पे लेनीना होगा, ठीक है, यानी कि जब वहां पे कोल्ड वाटर होगा, जब वहां पे कोल्ड वाटर होगा तभी वहां पे फिश प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब एल नीनो आएगा, वहां पे वार्म वाटर जाएगा, तो फिश उसके पीछे नहीं भागेंगे, फिश कोल्ड वाटर के पीछे भाग जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू लेनिना फ्लड्स ऑकर इन इंडिया, ड्यू टू एल नीनो ड्राफ्ट्स ऑकर इन इंडिया। याद रखना, ठीक है, स्केंटी रेनफॉल ऑकर्स इन इंडिया ड्यू टू एल नीनो। और लेनिना की वजह से क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं। इनसो का मतलब क्या है, इनसो का मतलब क्या है, ई एन स्टैंड्स फॉर एल नीनो, एसओ स्टैंड्स फॉर साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। फर्स्ट कम्स एल नीनो एंड आफ्टर दैट कम्स लेनिना। वो तो मैंने आपको बोला, ये एक दूसरे के बाद एक साल आते हैं, ठीक है। अब है ब्रेक्स इन मूनसून। आपको पता है ब्रेक्स इन मूनसून क्या होता है। देखिए, ड्यूरिंग रेनी सीजन, पर्टिकुलरली जब मूनसून का टाइम पीरियड चलता है ना, जून टू सितंबर का जो ये टाइम पीरियड चलता है, जो हमारा मूनसून सीजन होता है, इसमें क्या हो जाता है, मूनसून टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि जून टू सितंबर का जो ये टाइम पीरियड होता है ना, जून टू सितंबर, इस जून टू सितंबर के बीच में कुछ ऐसे डेज होते हैं, कुछ ऐसे वीक्स होते हैं जब हमारे मूनसून रेनफॉल जो है ना वो नहीं होती है। मूनसून रेनफॉल में ब्रेक्स आ जाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रेक इन मूनसून। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ड्यूरिंग रेनी सीजन पर्टिकुलरली कब होता है, जुलाई एंड अगस्त में। तो क्या होता है जुलाई एंड अगस्त में, देयर आर सर्टेन पीरियड्स व्हेन द मूनसून बिकम्स वीक। तो मूनसून जो विंड्स है ना, मूनसून जो क्लाउड्स है ना, वो वीक बन जाते हैं। कब वीक बन जाते हैं, पर्टिकुलरली जुलाई और अगस्त के महीनों में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद द क्लाउड फॉर्मेशन डिक्रीजेस। जब मूनसून के विंडोज वीक हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्लाउड्स मत बन जाएंगे। तो रेनफॉल प्रैक्टिकली सीजेस
ओवर कंट्री आउटसाइड द हिमालयन बेल्ट एंड द साउथ ईस्ट पेनिनसुला, दस इज नोन एज ब्रेक इन मूनसून। तो अब क्या होगा, देखिए जब विंडस वीक बन जाएंगे, मूनसून विंडस वीक बन जाएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, तो रेनफॉल क्या हो जाएगी, रेनफॉल सीज हो जाएगी, रेनफॉल का स्टॉप हो जाएगा। तो रेनफॉल स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब है हमारी जो कंट्री है ना, हमारी कंट्री में क्या हो जाएगा, हमारी कंट्री में रेनफॉल नहीं हो जाएगी। ठीक है, हमारी कंट्री में रेनफॉल नहीं हो जाएगी आउटसाइड द हिमालयन बेल्ट, यानी कि हिमालयन बेल्ट में रेनफॉल हो सकती है, लेकिन हिमालयन बेल्ट के बाहर, हिमालयन बेल्ट के बाहर यानी कि हमारा साउथ ईस्ट पेनिनसुला वगैरह जो है यहां पे रेनफॉल नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इन मूनसून। सिंपली याद रखना, ब्रेक इन मूनसून हम किसको बोलते हैं, जब मूनसून विंडस वीक बन जाते हैं, रेनफॉल नहीं हो जाती, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन मूनसून। ठीक है, अब देख लीजिए द ब्रेक इन मूनसून को हम बोलते हैं ड्राई स्पेल भी, है ना, ड्राई स्पेल ऑफ मूनसून। क्या इसको हम बोलते हैं, ड्राई स्पेल ऑफ मूनसून। ब्रेक इन मूनसून को हम ड्राई स्पेल ऑफ मूनसून भी बोलते हैं। तो ये जो ड्राई स्पेल्स होते हैं, ये जो ब्रेक्स लगते हैं मूनसून में, ठीक है, दे आर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ अगस्त। ये कब होते हैं, ये सेकंड वीक ऑफ अगस्त में होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला ना कि जुलाई और अगस्त के सीजन में होता है मूनसून के ब्रेक्स, कब हो जाते हैं, जुलाई और अगस्त के सीजन में होते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट डेट देखेंगे ना, एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखेंगे, तो कब होता है, वो होता है ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ अगस्त, यानी कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त के एवरेज में हम ये देखते हैं, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त में क्या होता है, मूनसून ब्रेक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि बारिश नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक इज अबाउट ए वीक। तो कितना ब्रेक आता है, कितने ब्रेक्स लग जाते हैं, तो कितने टाइम पीरियड के लिए ब्रेक्स लग जाते हैं मूनसून के रेनफॉल में, तो कितने ब्रेक्स लग जाते हैं, एक वीक का ब्रेक होता है। मान लीजिए आज मूनसून हो गया, तो फिर 7 दिनों के लिए नहीं होगा, 7 दिनों के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो एवरेजन नॉर्मली कितने दिनों का ये ब्रेक होता है, 7 दिनों का, एक वीक का ब्रेक ये होता है। ठीक है, ऑन सम ओकेजन्स दिस कुड बी लॉन्गर। तो ये भी हो सकता है कि 7 दिन के अलावा भी, ठीक है, 7 दिन के अलावा भी लग सकते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रेक जो है ना, मैंने आपको बोला ब्रेक नॉर्मली 7 दिनों की होती है, मूनसून ब्रेक नॉर्मली 7 दिनों की होती है, लेकिन 7 दिनों के अलावा भी ये एक्सटेंड हो सकती है। द लॉन्गेस्ट ब्रेक्स हैव बीन नोन टू परसिस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स। तो अभी तक जो हमारे इंडिया में मूनसून ब्रेक्स देखे गए ना, लॉन्गेस्ट जो मूनसून ब्रेक रही है वो 2 to 3 वीक्स की रही है, यानी कि 14 to 21 डेज की रही है। ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी ब्रेक जो है ना, ये आसान नहीं होती है, ये आसान नहीं है। ठीक है, और ये जो इतनी बड़ी ब्रेक है ना, ये रेयर होती है। ठीक है, इतनी बड़ी ब्रेक हो नहीं सकती, लेकिन जब होगी ना, तो मतलब ये मतलब मान लीजिए 100 ईयर्स में एक बार होगा, 100 ईयर्स में 2 बार हो सकती है, इस तरीके से होती है ये इतनी लंबी ब्रेक। नॉर्मली क्या होता है, 7 दिनों का ब्रेक होता है। अब हम देखेंगे रीजंस क्या है, इसके बिहाइंड रीजंस क्या है कि ये मूनसून ब्रेक्स क्यों लगते हैं। सबसे पहला जो इसका रीजन है, दैट इज तिब्बतियन हाई, दैट इज जो हमारे तिब्बतियन प्लेटू है, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, तिब्बत के प्लेटूज की जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो ब्रेक्स आर बिलीव्ड टू बी ब्रॉट अबाउट बाय द कोलैप्स ऑफ तिब्बतियन हाई, यानी कि जब ये हमारे मूनसून विंडस वहां चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, उसके साथ टकरा जाते हैं, किसके साथ, तिब्बतियन हिमालयाज के साथ। जब ये हमारे मूनसून विंडस टकरा जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, विच शिफ्ट्स मूनसून ट्रफ नॉर्थवर्ड, जो मूनसून जो हमारा होता है ना, ये नॉर्थवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, इधर थोड़ा सा आज मैंने सीख लिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और यहां पे क्या है, यहां पे तिब्बतियन प्लेटूज हैं। तो क्या हो जाता है, जब ये मूनसून ऐसे जाता है ना, ठीक है, तो जब ये इसके साथ टकरा जाती है, तो ये नॉर्थवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारे मूनसून विंड्स है ना, यहां से आए थे, तिब्बतियन प्लेटूज के साथ टकरा गई, तिब्बतियन हाईलैंड्स के साथ टकरा गई, तो ये अब कहां जाएगी, नॉर्थवर्ड की ओर जाएगी, अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। जब ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमारे जो ये वाला रीजन है, ठीक है, जो हमारा मेनलैंड का रीजन है, नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो साउदर्न रीजन है, नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो साउदर्न वाला पोर्शन है, वहां पे रेनफॉल नहीं होगी, वहां पे ब्रेक्स लग जाएंगे। तो द एक्सिस ऑफ द ट्रफ, यानी कि ये जो मूनसून विंड्स मैंने आपको बोला ना, ये डाइवर्ट करती हैं अपनी पाथ। तिब्बतियन हाईलैंड्स के साथ टक्कर कोलैप्स होने के बाद ये मूनसून ट्रफ क्या करती हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। चेंज करने के साथ क्या होता है, उसके बाद ये रेनफॉल जो है ना, रेनफॉल ज्यादा कहां पे होती है, तो इवन देख लीजिए, व्हेन मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव टू कंटेंट विदाउट रेनफॉल। अब क्या हो जाएगा, रेनफॉल नहीं हो जाएगी, तिब्बतियन हाईलैंड्स के साथ ये टकरा गई, ब्रेक्स लग जाएंगे, ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नॉर्थवर्ड जब शिफ्ट हो जाएगी, तो पता है रेनफॉल कहां पे सबसे ज्यादा होगी, तो जो हमारे सब हिमालयन पीरियड है ना, देख लीजिए, ड्यूरिंग द ब्रेक पीरियड हैवी रेनफॉल ऑकर्स,
heavy rainfall occurs during this break period over sub-Himalayan regions and the southern slopes of Himalayas. यानी कि तिब्बतियन हिमालयाज के साथ जब ये कोलैप्स होती है मूनसून ट्रफ, तो उसके बाद ये जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल कहां पे हो जाएगी? रेनफॉल सिर्फ सब हिमालयन रीजन में हो जाती है। रेनफॉल सिर्फ कहां पे हो जाती है? रेनफॉल सिर्फ सब हिमालयाज में हो जाती है। याद रखना, कहां पे हो जाएगी? सिर्फ हिमालयन रीजन में हो जाएगी, ठीक है। साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज में सिर्फ हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमारा बाकी मेनलैंड बचता है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउदर्न साइड का जो इलाका है, वहां पे रेनफॉल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुकी है। कौन नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुकी है? मूनसून ट्रफ, ठीक है। तो इसी के साथ साथ दिस लीडर्स, देख लीजिए यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा ये वाला मेनलैंड है, ये वाला जो मेनलैंड है हमारा, ठीक है, ये वाला जो हमारा मेनलैंड है, यहां पे रेनफॉल होती नहीं है और यहां पे इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है कि यहां से जो हिमालयन रिवर से, जो हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स डिसेंड होते हैं ना, हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं ना, उनमें फ्लड्स आ जाती हैं। क्या देखा आपने कि यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या होते हैं? ब्रेक्स लग जाते हैं। यहां पे मूनसून रेनफॉल नहीं होती है, लेकिन हिमालयाज में इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है, इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है कि वहां से जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, उनमें क्या आ जाती हैं? बाढ़ आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो, यहां पे ड्राउट्स और यहां पे फ्लड्स, यहां पे मूनसून ब्रेक्स और यहां पे फ्लड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज 1 or 2 ब्रेक्स डू ऑकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हम देखते हैं हर मूनसून के टाइम पीरियड में, ठीक है, यानी कि जून टू सितंबर का जो टाइम पीरियड होता है ना, मूनसून रेनफॉल जो होती है, तो इस टाइम पीरियड में हमें कितने ब्रेक्स कुल मिला के देखने को मिलती है? 1 या 2 ब्रेक्स हमें देखने को मिलती है। जो स्टैटिस्टिकल स्टडीज है ना, वो ये शो करती हैं कि मून दैट इन 85 आउट ऑफ 100 ईयर्स देयर इज ए ब्रेक इन मूनसून, यानी कि 100 सालों में से 85 ईयर्स में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ब्रेक्स लग जाती है, ठीक है। तो 15 मतलब साल ऐसे हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं, ठीक है, 15 साल ऐसे मतलब गुजर चुके हैं जिनमें हमें ब्रेक्स देखने को नहीं मिले। बाकी 100 में से 85 जो ईयर्स है वहां पे हमें मूनसून ब्रेक्स देखने को मिले हैं, ठीक है। और द वेस्ट, हाँ देख लीजिए, अब और एक इसका रीजन है, और एक इसका रीजन भी है। इन नॉर्दर्न इंडिया रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ द रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अब क्या होता है? हाँ जी, देखिए यहां से जो मूनसून, यहां से जो साउथ वेस्ट से जो मूनसून आती थी ना, मूनसून विंड जो आती थी, ठीक है, साउथ वेस्ट से जो मूनसून विंड्स आती थी, ठीक है, साउथ वेस्ट से, तो अगर वो कंटिन्यूअसली नहीं आएंगे, रेन बियरिंग स्टॉर्म जिनको हम बोलते हैं, यानी कि वो स्टॉर्म्स, वो विंड्स जिनमें मॉइस्चर होता है, अगर वो कंटिन्यूअसली भारत के मेन लैंड में नहीं घुस जाएंगे, भारत के मेन लैंड में नहीं घुस जाएंगे, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? उसकी वजह से भी ब्रेक लग सकती है मूनसून में। मान लीजिए इस मंथ में एक विंड अंदर घुस गई, ठीक है, मेन लैंड में घुस गई, ठीक है, उसका क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा तो रेनफॉल हो जाएगी। अब जो दूसरा विंड आएगा, अगर वो मतलब 7 डेज 8 डेज के बाद आएगी, ठीक है, ये विंड मान लीजिए आ गई, तो ये अंदर पार हो गई और कंडेंसेशन हो गई, तो रेनफॉल हो गई। अब नेक्स्ट विंड अगर इसके बाद ही नहीं गई, अगर इसके बाद मतलब इसी दिन या इसके बाद 2 दिन 3 दिन नहीं गई, इसके बाद अगर ये 7-8 दिन बाद जाती हैं, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअसली अगर इसमें विंड्स अंदर नहीं जाती हैं, कंटिन्यूअसली अगर मेन लैंड में विंड्स नहीं जाती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल कम हो जाती है, ठीक है। तो ओवर द वेस्टर्न कोस्ट में क्या हो सकता है? देख लीजिए, ये है ना हमारा भारत, यहां पे क्या है? यहां पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और यहां पे ईस्टर्न घाट्स। अब क्या हो सकता है? और एक रीजन भी हो सकता है, ओवर द वेस्टर्न कोस्ट, तो जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है ना, यहां पे ड्राई स्पेल्स क्यों रहेंगे? यहां पे ब्रेक इन मूनसून क्यों लग सकती है? यहां से जो साउथ वेस्ट मूनसून आते हैं ना, साउथ वेस्ट मूनसून, वो इसको अगर पैरेलली रन करेंगे ना, पैरेलली रन क्यों करेंगे? मान लीजिए अगर यहां पे अगर मूनसून विंड्स को लगा कि सबसे कम प्रेशर, यहां पे इसका प्रेशर ज्यादा है ना, इसका प्रेशर ज्यादा है, अगर मूनसून विंड्स को लगा गुजरात में या राजस्थान में सबसे कम प्रेशर है, तो वो इसको पैरेलली, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये वाला जो एटमॉस्फेयर है ना, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये इसको पैरेलली चलेगी। जब ये इसको पैरेलली चलेगी तो क्या हो जाएगा? वेस्टर्न कोस्टल जो एरियाज जो है ना, यहां पर रेनफॉल नहीं हो जाएगी रेनफॉल क्या है? साल भर नहीं हो जाएगी, नहीं, कुछ टाइम पीरियड के लिए यहां पे ब्रेक्स लग जाएंगे, वरना तो यहां पे कंटिन्यूअसली में रेनफॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट एल नीनो, लैनिनो एंड साउदर्न ऑसिलेशन। आज आपका जो ड्राई पोर्शन जितना भी था ना, आपका क्लाइमेट का जितना भी ड्राई पोर्शन था, वो आज खत्म हो गया। अब कितने लेक्चर्स आएंगे? 2 लेक्चर्स आएंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। देख लीजिए, मैं एक ही लेक्चर भी दे सकता हूँ, लेकिन फैक्टर्स आपको याद रखने हैं ना, तो 3 लेक्चर याद रखना, ठीक है। 2 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करूंगा, तीसरे लेक्चर में मैं देखूंगा कि कोई फैक्ट मत रहा, अगर तीसरा लेक्चर बना तो ठीक,
नहीं बना तो 2 लेक्चर्स में ही मैं कर दूंगा। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर आप थोड़ा सा जल्दी करो, मुझे पता है ना मेरा फोकस यहाँ पे मेनली किस पे है, मतलब मैं ये जो है ना ये आपको ग्रेजुएट लेवल, मैं आपको पता IBPS आप कोई भी एग्जाम दो, SSC वगैरह कोई भी, इवन कि मैं UPSC के लिए जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वो मैं यही बुक्स पढ़ रहा हूँ, यही नोट्स वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बस थोड़ा सा चीज़ें मैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ अपने लिए, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, अगर मैं आज आपको ये, कल आपकी शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए कि सर आपने ये पॉइंट नहीं बोला था कि ये एग्जाम में पूछा गया, तो मेरी कोशिश रहती है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा 100% मैं 110% मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो पेपर है ना उसमें से 100 में से 100 आपको निकलने चाहिए इसी नोट से, ठीक है, हमारे लेक्चर से। बाकी आप बोलेंगे सर तेज़ करो तेज़ करो, तेज़ करेंगे तो फैक्टर्स वैसे ही रह जाएंगे ना, आपका क्या फ़ायदा। फिर आप लास्ट पे बताओगे सर अगर 10 लेक्चर्स और सुने हुए होते, अगर 10 लेक्चर्स और अटेंड किए हुए होते तो शायद आज हमारा पेपर निकल जाता, ठीक है। ये उनसे पूछिए जो PAA के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। जो हमारा भाई एक भी है जिसकी बैंकिंग जो एज मतलब आज बैंकिंग एसोसिएट काम कर रहा है, ठीक है। ये आप उनसे पूछिए जिनकी सिलेक्शन क्लास 4th में हुई थी, वो भी उस वक्त मुझे बोल रहे थे कि सर आपने क्या किया, वो उस वक्त मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, घर में ही ले रहा था, ठीक है। वो भी बोल रहे थे कि सर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाया, ठीक है। जब एग्ज़ाम देने गए तो बोला सर बिल्कुल वो उसी में से पेपर निकला था, सर आपने ये कहाँ से पढ़ा था, आपने कंटेंट हमारा कहाँ से ढूंढ के निकाला था, तो ये कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी, हमने भी तो ये वाली बुक्स पढ़ी थी, खुद तो हमने ये बुक्स लाई थी, उसमें से तो कुछ निकला नहीं। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।